हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक पे पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर की वीडियोस को अपलोड नहीं किया जा रहा था, जिसका कारण मैंने कम्युनिटी में आप सभी को बता दिया था। मेरे दादाजी का 22 अक्टूबर को 93 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था, जिस वजह से करंट अफेयर की वीडियोज़ अपलोड नहीं की जा रही थी। अब फिर से इसे रिज्यूम किया जा रहा है और आपके जो छूटे हुए करंट अफेयर हैं उनको भी कवर किया जाएगा, साथ ही साथ जो अप टू डेट डेली टू डेली करंट अफेयर है उसे भी कवर किया जाएगा। इस वीडियो में हम 7 नवंबर और 8 नवंबर 2020 के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और जब करंट अफेयर की वीडियोस को अपलोड नहीं किया जाता है उस टाइम आपको करंट अफेयर की पुरानी वीडियोस को रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि देखो अभी करंट अफेयर की वीडियोस तो आपको सारी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपने रिवाइज़ किया होगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा ना। क्योंकि आप देखो इधर 10 से 12 दिन के पूरे गैप हुए, 10-12 क्या 15 दिन का गैप हुआ नियर अबाउट। तो अगर इस 15 दिनों में आपने करंट अफेयर की वीडियोस को रिवाइज़ किया होगा तो पूरे के पूरे सारे करंट अफेयर पूरे साल के आप रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने एक बार पढ़ा हुआ है, फिर आप स्पीड को बढ़ा के रिवाइज़ कर सकते हो। इसलिए जब भी करंट अफेयर की वीडियोस को अपलोड नहीं किया जाता है आपको रिवाइज़ करना चाहिए उस टाइम करंट अफेयर को। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू करने वाला देश कौन सा है। नो मास्क नो सर्विस नीति मतलब कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो उस देश में या फिर प्राइवेट जॉब करते हो, अगर आप मास्क पहन के नहीं जा रहे हो ऑफिस तो आपको ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। इस नीति को लागू किया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इज़राइल ऐसा देश है जिसने पूरे देश में 2 बार पूरा लॉकडाउन किया है। हमारे देश में एक बार लॉकडाउन हुआ था पूरा, फिर उसके बाद अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अभी अनलॉक 5 चल रहा है। तो क्या है कि हम लोग अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब अनलॉक हो रहा है। अनलॉक 5 का जो रूल एंड रेगुलेशन है इसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इज़राइल पूरे विश्व का ऐसा इकलौता देश है जिसने अपने वहाँ पे 2 बार, एक बार लॉकडाउन किया, फिर उसने लॉकडाउन को खोला, उसे अपने यहाँ की स्थिति अनुकूल नहीं लगी, उसने फिर से दोबारा पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन किया था। और ऐसा करने वाला इज़राइल पहला देश था। भारत का राज्य मध्य प्रदेश ने एक अभियान चलाया था, रोको टोको अभियान, जिसमें जो मास्क पहन के रोड पे नहीं निकलते थे उन्हें कोई भी रोक के टोक सकता था कि अब भैया मास्क पहन के निकलो। और चरण पादुका अभियान भी मध्य प्रदेश ने चलाया था, जिसमें जब लॉकडाउन हुआ था तो प्रवासी मजदूर जो माइग्रेंट लेबर थे वे अपने राज्यों को पैदल ही वापस निकल हुए थे, तो अगर वो मध्य प्रदेश से आ रहे थे तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें शूज़ या फिर स्लीपर को दिया जा रहा था। और एक क्वेश्चन और है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने पैंडमिक कंडीशन में यानी महामारी के कंडीशन में सबसे पहले इलेक्शन कराया, मतलब कि महामारी के दौरान सबसे पहले इलेक्शन किस देश में कराया गया। ये साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया ऐसा देश है जिसने महामारी के कंडीशन में इलेक्शन कंडक्ट कराया था। तो देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गए। एक तो नो मास्क नो सर्विस नीति ये बांग्लादेश की है, और पूरे देश में 2 बार लॉकडाउन लगाने वाला देश कौन सा बना पूरे विश्व का, ये बना इज़राइल। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश का है। और साउथ कोरिया ऐसा देश है जिसने पैंडमिक कंडीशन में पूरे विश्व में सबसे पहले इलेक्शन कंडक्ट कराया था अपने देश में, साउथ कोरिया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया है। देखो ये आंसर इसका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्ट अब 600 रुपये में होगा। इसको समझो कैसा कि जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जा रहा है इस समय, तो डॉक्टर उसे क्या बोल रहे हैं कि आप पहले कोरोना टेस्ट कराओ फिर आगे की आपकी दवा की जाएगी। तो अगर कोई है जिसके पास कोरोना का कोई लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी उसे डॉक्टर कोरोना टेस्ट कराने को बोल रहे हैं उसकी खुद की कोई दूसरी दवा स्टार्ट करने के लिए, तो उस कंडीशन में उसको 600 रुपये में ही कोरोना टेस्ट दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो मेडिकल कॉलेज हैं, चिकित्सा संस्थान हैं, उनमें अब 600 रुपये में कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगर कोई भी नॉन कोविड-19 पेशेंट है, मतलब उसके पास कोविड-19 से रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं है लेकिन डॉक्टर ने उसे एडवाइस दी है कोविड-19 टेस्ट कराने का, तो उसका 600 रुपये में किया जाएगा। पहले ये 1500 रुपये में किया जा रहा था ऐसा टेस्ट। और
प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला सबसे पहला कौन सा राज्य भारत का बना था? ये राज्य था केरल। केरल का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस, इसने प्लाज्मा थेरेपी को सबसे पहले अपने वहाँ पे लॉन्च किया था। यानी कि प्लाज्मा थेरेपी के साथ कोविड-19 पेशेंट का इलाज किया गया सबसे पहले केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस में। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा सरकारी संस्थान है जिसने सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया, तो ये है सरकारी संस्थान KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पे 600 में कोरोना टेस्ट कराने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का है, और ये उन पेशेंटों के लिए होगा जिन्हें कि कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन डॉक्टर उनका कोई अन्य इलाज शुरू करने के लिए उन्हें सबसे पहले एडवाइस कर रहे हैं कि आप कोविड का टेस्ट करवाओ। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? देखो, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है और इसे विकसित किया है भारतीय सेना ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया है SAI, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, ये मैसेजिंग एप्लीकेशन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 35 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है हमारे देश भारत को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और भारत को ही अध्यक्षता दी गई है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ WHO की। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ WHO के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है WHO का, एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है? WHO कोई भी निर्णय लेता है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में जितने मेंबर होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है और फिर उस मीटिंग के बाद ही कोई निर्णय WHO द्वारा लिया जाता है। तो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका अध्यक्ष देश भारत है और भारत के स्वास्थ्य मंत्री WHO की एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड हैं। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालक मंडल की अध्यक्षता भी भारतवर्ष को दी गई है इस वर्ष के लिए। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WHO दोनों का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड गाई राइडर हैं, जबकि डायरेक्टर जनरल WHO के टेड्रोस अधानोम हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी है? देखो, मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया में जो प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाएं हैं उनके लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है हमारे देश भारत ने। हमारा देश भारत ये साउथ एशियन कंट्री है। हमारा देश भारत एशिया के दक्षिण में है। और मध्य एशिया में कौन है? मध्य एशिया में आपके हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्किस्तान नहीं, तुर्कमेनिस्तान। ये सब मिडिल एशिया, सेंट्रल एशिया के देश हैं। और यहाँ पे जो विकास की परियोजनाएं हैं, जो प्राथमिकता वाली विकास की परियोजनाएं हैं, उनके लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान कर रहा है भारत। क्या है कि भारत पूरे एशिया में अपना जो कूटनीति है उसको विकसित करना चाह रहा है, यानी कि भारत की अहमियता पूरी एशिया में बनी रहे। इसीलिए भारत अलग अलग देशों की मदद करता है एशिया के, और उसी क्रम में भारत अपने पड़ोसी देशों की भी काफ़ी मदद करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली पार्सल ट्रेन चलाई गई आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले से लेके, और बेनापोल जगह का नाम है बांग्लादेश। ये पार्सल ट्रेन यानी कि मालगाड़ी, और ये लाल मिर्च लेके गई आंध्र प्रदेश के गुंटूर से बेनापोल बांग्लादेश तक। और बांग्लादेश को ही भारत ने 10 ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव ट्रेन दिया है। ब्रॉड गेज का 10 लोकोमोटिव इंजन दिया है ट्रेन का बांग्लादेश को भारत ने। और अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में एक
पोर्ट है, एक बंदरगाह है जिसका नाम है चट्टोग्राम पोर्ट, ये बांग्लादेश में है। तो कलकत्ता से फेरी सर्विस शुरू होगी, यानी कि फेरी सर्विस में इसकी समुद्र के रास्ते माल सामान को पहुंचाया जाना है। कलकत्ता से जाना है इसको त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तक। तो लेकिन ये वया कहाँ होके जाएगी? बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट होते हुए, यानी पहले कलकत्ता से चलेगी, जो नाव होगी सामान लेके जाएगी, फिर ये बांग्लादेश के पोर्ट चट्टग्राम, और फिर उसके बाद वहाँ से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, फिर अगरतला से ये चलेगी तो फिर बीच में आएगी बांग्लादेश में चट्टग्राम पोर्ट पे, और फिर कलकत्ता पहुँचेगी। इससे क्या है कि कलकत्ता और त्रिपुरा दोनों कनेक्ट हो जाएंगे बांग्लादेश से। और अगर बात की जाए तो जो त्रिपुरा है इसका पूरा का पूरा बॉर्डर अगर किसी एक देश से मिलता है तो वो देश है बांग्लादेश। और भारत ने 2 मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन दिया है नेपाल को भी। और भारत मालदीव के 5 इको टूरिज्म जोन को भी डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ है मालदीव के साथ एयर बबल सर्विस भी शुरू की है भारत ने। मालदीव के अलावा 13 अन्य देशों के साथ भी भारत की एयर बबल सर्विस है, और कार्गो फेरी सर्विस भी शुरू की गई है भारत और मालदीव के बीच। कार्गो फेरी सर्विस मीन्स फिर वही कि समुद्र के रास्ते सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाना, ये कार्गो फेरी सर्विस होती है। और कार्गो फेरी सर्विस ही है कलकत्ता और त्रिपुरा का राजधानी अगरतला के बीच, लेकिन ये बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट से होते हुए जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मध्य एशिया के प्राथमिकता वाले विकास परियोजनाओं के लिए भारत दे रहा है 1 अरब अमेरिकी डॉलर। इसका मकसद ये भी है कि जो अगर मध्य एशिया से कोई टेररिस्ट को दबाने के उद्देश्य से भी भारत ये काम कर रहा है कि जो ये देश हैं ये भारत की मदद करें टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया है? कुल 18 आतंकवादियों को अपराधी घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। एक नया रूल आया, पहले क्या था कि किसी विशेष व्यक्ति को आतंकवादी नहीं घोषित करती थी इंडियन गवर्नमेंट। ये क्या करते थे कि ये किसी विशेष संगठन को आतंकी घोषित कर देते थे, और उस संगठन से जो संबंधित व्यक्ति होता था वो आतंकवादी घोषित किया जाता था। लेकिन अब क्या है, नए नियम के हिसाब से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत अब विशेष व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इसके तहत कुल 18 अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया गया है। इसमें इन 18 आतंकवादियों में भारत की 1999 मतलब 1999 में भारत की इंडियन एयरलाइंस की प्लेन को हाईजैक करने वाले यूसुफ अजहर, अब्दुल रऊफ असगर और इब्राहिम, इन तीनों को भी इन 18 में आतंकवादी घोषित किया है भारत सरकार ने। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि 20 से 26 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और हुआ क्या था कि 24 अक्टूबर सन 1945 को ही यूनाइटेड नेशन चार्टर लागू किया गया था। इसी वजह से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र सप्ताह 20 से 26 अक्टूबर, पूरा एक सप्ताह को संयुक्त राष्ट्र सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और यही 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। साथ ही साथ कौन सा दिन? पोलियो दिवस के रूप में। विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को ही होता है। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र सप्ताह 20 से 26 अक्टूबर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? देखो अभी विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस ये दोनों मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस वर्ष जो विश्व पोलियो दिवस का थीम था वो था ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। पोलियो के विरुद्ध जीत आपको पूरा विश्व में ग्लोबल हेल्थ के लिए जीत मानी जा सकती है।
और अभी हाल ही में जो देखो, दो देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं जो कि वाइल्ड पोलियो वायरस को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सके हैं, वो हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। भारत को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया था साउथ ईस्ट एशिया देशों में 2014 में ही। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अभी हाल ही में WHO ने वाइल्ड पोलियो वायरस फ्री घोषित किया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मतलब कि पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाइल्ड पोलियो वायरस फ्री घोषित कर दिया गया WHO के द्वारा। और 2014 में भारत को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया था। और भारत का एक लक्ष्य है, भारत मलेरिया फ्री होने के लिए काम कर रहा है। 2030 तक भारत खुद को मलेरिया मुक्त करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत अपने आप को मलेरिया फ्री घोषित करने के लिए किस वर्ष को लक्ष्य वर्ष चुना है भारत ने? तो 2030 है वो लक्ष्य वर्ष जब भारत खुद को मलेरिया फ्री घोषित करने के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया? तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल, और ये अभी IPL चल रहा है। और IPL में ये किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हैं। किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स का मैच देखा होगा, उन्हें पता होगा कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने जब 1000वां छक्का अपना लगाया था। इसमें देखो IPL ही नहीं होता है, जितने भी T20 मैच होते हैं या T20 वर्ल्ड कप से संबंधित मैच है, तो सारे के सारे मैच काउंट किए जाते हैं। IPL T20 के जितने भी अन्य मैच हैं उन सबको काउंट किया जाता है। 1000 छक्का लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है क्रिस गेल, ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। और दूसरे स्थान पे किरोन पोलार्ड हैं, ये 690 छक्के मारे हैं, ये भी वेस्ट इंडीज़ के ही हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने कंबोडिया के साथ समझौता किया है स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में। अब भारत और कंबोडिया मिलकर स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कार्य एक साथ करेंगे। कंबोडिया ये साउथ ईस्ट एशिया का देश है और कंबोडियन रियाल यहाँ की करेंसी है। और फोनोम पेन्ह यहाँ की कैपिटल राजधानी है, फोनोम पेन्ह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में कंबोडिया के साथ, और विज्ञान के क्षेत्र में किससे किया गया है अभी हाल ही में? ये जापान के साथ किया गया है। तो ध्यान रखना है, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में कंबोडिया के साथ समझौता और विज्ञान के क्षेत्र में जापान के साथ समझौता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश से 30,000 टन आलू आयात करेगा? भारत सरकार 30,000 टन आलू का इंपोर्ट करेगा किस देश से? भूटान के साथ। देखो अभी क्या है कि जो लोग सब्जी मार्केट में जाते होंगे वो देख रहे होंगे कि आलू का दाम बढ़ा हुआ है। क्या हुआ कि कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन में जो इंपोर्ट हम करते थे आलू का वो बंद कर दिया गया था। अब इसे फिर से रिज्यूम किया जा रहा है। कोविड-19 सिचुएशन हुई, सारे के सारे जो बाहर से सामान लाए जा रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया था और हम भूटान से आलू मंगाते थे, तो आलू को भी बंद कर दिया गया था। अब 30,000 टन आलू भारत फिर से इंपोर्ट करेगा भूटान से, और होपफुली कि फिर से जो आलू है, पोटैटो है, उसका रेट कम होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भूटान साउथ एशिया का देश है, हमारा भारतवर्ष भी साउथ एशिया का ही देश है। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और लोते तोशरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और नग्लूटम यहाँ की क्या है? करेंसी है। नग्लूटम यहाँ की करेंसी है। और देखो भूटान में एक नदी है जिसका नाम है मांगदेछू। मांगदेछू भूटान की एक नदी का नाम है, जहाँ पे भूटान भारत के सहयोग से हाइड्रोलिटिक पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसका नाम है मांगदेछू हाइड्रोलिटिक पावर प्रोजेक्ट। और ये कंप्लीट हो चुका है और इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भूटान के प्रधानमंत्री लोते तेशरिंग ने एक साथ किया था। मांगदेछू हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट ये मांगदेछू रिवर पे बनाया गया है जो कि भूटान में है, और ये भारत की मदद से भूटान में बनाया गया है। इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भूटान की राजधानी थिम्पू है।
भूटान भी साउथ एशिया का ही देश है और हमारा भारतवर्ष भी साउथ एशिया का देश है। और अब भूटान से 30,000 टन का आलू आयात करेगा भारत, जो कि बंद कर दिया गया था कोविड-19 सिचुएशन की वजह से, और फिर से इसे रिज्यूम किया जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दिया है? देखो है क्या कि कोविड-19 पैंडमिक है। कोविड-19 बीमारी में फेफड़े क्या होते हैं, सांस फूलने की बीमारी होती है और ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, ये आप सभी को पता है। और होता क्या है कि जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो एक साथ एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होता है, फिर अस्थमा का केस बढ़ने लगता है और ये भी एक तरीके से सांस से ही संबंधित बीमारी है। तो कई सारे राज्य क्या कर रहे हैं, पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा रहे हैं कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन को देखते हुए। इसी में राजस्थान सरकार है, कर्नाटक सरकार है और वेस्ट बंगाल की सरकार है और दिल्ली गवर्नमेंट है, साथ ही साथ मुंबई, देखो महाराष्ट्र पूरा नहीं, सिर्फ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाया है। तो यहाँ पे तो दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, एक राजस्थान और दूसरा कर्नाटक। तो सी और डी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाया गया है राजस्थान द्वारा, कर्नाटका द्वारा और दिल्ली द्वारा, वेस्ट बंगाल द्वारा और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। सिर्फ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुंबई में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने कुल 18 अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरी को फायर क्रैकर नोटिस जारी किया है कि आप अपने वहाँ पे पटाखों की आतिशबाजी और बिक्री पर रोक लगाओगे। अब देखो ये 18 को जारी कर दिए हैं, इसमें से ये राज्य पूर्णतः स्वतंत्र हैं कि ये एनटीजी की बात को मानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात को मानते हैं या नहीं। और जिनको जिनको जारी किया गया उनमें से 4 ने लगा लिया है, राजस्थान, कर्नाटका, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन चारों स्टेट ने तो लगा लिया है। अभी 14 और बचे हैं, तो आगे आने वाले समय में इसमें से भी काफ़ी सारे स्टेट खुद में लगा लेंगे। असम को जारी किया गया, नॉर्थ ईस्ट के लगभग असम, मेघालय, मिज़ोरम, इन सबको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फायर क्रैकर नोटिस जारी किया है कि आप अपने वहाँ पे पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने की सलाह दी गई है इनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। कुल 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने IBM के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी है। ये भारत के साथ ही साथ श्रीलंका, मिडिल ईस्ट एशिया और मॉरिशस, इन सब जगहों पर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल, ये सब प्रोडक्ट उत्पादित करती है। और इसके चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव वैद्य। और IBM ये अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर जिस जिस देश में होगा उस देश में होगा। देखो एक हेडक्वार्टर तो ये पूरा होलसेल हो गया न्यूयॉर्क में, लेकिन जो भारत में इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो बेंगलुरु में है। और यही IBM कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की डिजिटल सेवा के लिए साझेदारी किया गया है इसी के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के खेल विभाग ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है अरुणाचल प्रदेश ने। क्यों? ताकि वो एक एक्सीलेंस, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेल क्षेत्र में विकसित कर सके अपने राजधानी ईटानगर में, और राज्य में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सके, साथ ही साथ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित कर सके ईटानगर में। इसके लिए ही स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ अरुणाचल प्रदेश के खेल विभाग ने एक समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले ही इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया था कि मिज़ोरम देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने
खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, यानी कि खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है भारत का? मिज़ोरम पहला राज्य है। इससे क्या होगा कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, खेल के थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इसीलिए मिज़ोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हो गया कि वह कौन सा राज्य है जिसने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए अपने राज्य में, साथ ही साथ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए खेल से संबंधित। तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और मिज़ोरम देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने उद्योग को खेल का दर्जा दिया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन, IIFFB का फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। बोस्टन 2020 के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया ओम पुरी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओम पुरी ये बॉलीवुड फिल्मों में, इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है, सभी लोग इनसे परिचित होंगे। इनका जन्म अंबाला हरियाणा में हुआ था और 2017 में ही इनकी मृत्यु हो गई है। तो मरणोपरांत इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में। और इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया कांति को। तो दोनों आप याद रखोगे, ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म दिया गया कांति को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क द्वारा दी गई सूची वर्ल्ड 50 सेफेस्ट बैंक 2020 के अनुसार एशिया में कौन सा बैंक सबसे सुरक्षित बैंक है? देखो, ग्लोबल फाइनेंस ये न्यूयॉर्क की एक कंपनी है जो कि विश्व के 50 सेफेस्ट बैंक, जहाँ पे पैसे सबसे ज़्यादा सेफ हैं, उनकी एक सूची जारी की गई इनके द्वारा। तो क्वेश्चन ये है कि एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक कौन सा है? एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक है DBS बैंक सिंगापुर, और ये लगातार 12 सालों से एशिया का सेफेस्ट बैंक बना हुआ है। लेकिन अगर विश्व में बात की जाए तो पूरे विश्व में ये चौथे स्थान पे है। सेफेस्ट बैंक की सूची में एशिया में पहले स्थान पे है DBS बैंक सिंगापुर, लेकिन पूरे विश्व में ये चौथे स्थान पे है। और KFW ये बैंक है जर्मनी का, KFW बैंक जर्मनी का है जो कि पूरे विश्व का सबसे सेफेस्ट बैंक है। तो 2 क्वेश्चन, वर्ल्ड का सेफेस्ट बैंक KFW जर्मनी और एशिया का सेफेस्ट बैंक DBS बैंक सिंगापुर। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि DBS बैंक सिंगापुर जो कि एशिया का सेफेस्ट बैंक है, इसकी विश्व में कौन सी रैंक है? तो इसकी विश्व में चौथी रैंक है। और भारत का सबसे सेफेस्ट बैंक इस सूची के अनुसार SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशुभाई सौदास पटेल जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पे काम किया है 1998 से लेकर 2001 तक। और इस समय गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विजय रूपानी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है? धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है तेलंगाना ने, जिसमें भूमि और संपत्ति का पंजीकरण किया जाएगा। जो लड़ाई झगड़े गांव में होते हैं खेत और संपत्ति को लेकर, उससे निपटारा के लिए इसे पोर्टल को लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। ये लैंड रिकॉर्ड रखने वाला पोर्टल होगा। और सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी कुछ समय पहले ही लैंड रिकॉर्ड के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। यानी कि ड्रोन जो ऊपर उड़ता है उससे क्या होगा, लैंड की मेजरिंग की जाएगी, भूमि का मापन किया जाएगा और एक सटीक भूमि मापन किया जा सकता है ड्रोन से, क्योंकि ये एरियल व्यू लेगा किसी लैंड का तो सटीक भूमि मापन होगा। इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दिया था कि लैंड रिकॉर्ड के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि 1.8 किलोमीटर फेनी ब्रिज दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। यह चिटगांव बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य से जोड़ेगा? देखो, चिटगांव बांग्लादेश को भारतीय राज्य त्रिपुरा से जोड़ेगा फेनी ब्रिज। फेनी ब्रिज का एक और नाम है मैत्री सेतु। इसको फेनी ब्रिज को ही मैत्री सेतु नाम से जानते हैं। जो फेनी रिवर है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो, फेनी रिवर ये निकलती कहाँ से है? त्रिपुरा से। त्रिपुरा से निकलती है और फिर ये एक बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। आप कह सकते हो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो बाउंड्री है वो फेनी रिवर द्वारा बनाई जाती है। और फेनी रिवर पे ये किसको किसको फेनी रिवर पे ही फेनी ब्रिज बनाया जा रहा है। इसी का दूसरा नाम मैत्री सेतु है। तो सबरूम एक जगह का नाम है। कहाँ पे है ये? त्रिपुरा में है। और रामगढ़ कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। तो इसी फेनी ब्रिज की मदद से सबरूम त्रिपुरा का, रामगढ़ बांग्लादेश का, ये जोड़ दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और एक और रिवर है त्रिपुरा में जिसका नाम है मुहरी रिवर। मुहारी रिवर को लिटिल फेनी रिवर भी बोलते हैं। तो फेनी ब्रिज ये त्रिपुरा में बनाया जा रहा है। और फेनी रिवर ये त्रिपुरा से निकलता है, भारत और बांग्लादेश को बॉर्डर को बनाता है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है फेनी रिवर। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर स्थान का नाम पूछ लेता है कि त्रिपुरा के किस स्थान को बांग्लादेश के किस स्थान से जोड़ेगा फेनी ब्रिज, तो त्रिपुरा का सबरूम स्थान का नाम है। सबरूम को जोड़ेगा बांग्लादेश के रामगढ़ से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए जापान के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और चिकित्सा क्षेत्र में के विकास के लिए कंबोडिया के साथ। अभी आज ही ये क्वेश्चन कराया गया है। ये क्वेश्चन आई थिंक 10th क्वेश्चन था कि चिकित्सा क्षेत्र में विकास के लिए कंबोडिया के साथ, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के लिए जापान के साथ। और जापान की राजधानी टोक्यो है और इस समय जापान में नारुहितो युग चल रहा है। और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अभी कुछ समय पहले ही इस्तीफा दे दिया और उनके जगह अब योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? योशिहिदे सुगा। और अपने स्वास्थ्य कार्डों से शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है भारत ने, और चिकित्सा के क्षेत्र में कंबोडिया के साथ समझौता किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय बाय कोरोना नामक दुनिया की पहली वैज्ञानिक हास्य पुस्तक का भारतीय लेखक कौन है? ये है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ये विश्व की पहली कार्टून पुस्तक है और कार्टून के जरिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है कोरोना से संबंधित सारी बातों में। हाथ धुलने से लेके कोरोना के लिए क्या क्या करने से कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इस सब से संबंधित बातों को कार्टून के जरिए इसमें रेखांकित किया गया है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ये CSIR-CDRI के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ही ये पहली कार्टून पुस्तक लिखी है बाय बाय कोरोना नाम से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।